हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, है ना? तो पढ़ाई जारी करें, बिल्कुल जारी करें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा आगे इंडिया। तो भाइयों और बहनों, आज हम अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं। एंड हमारा अगला टॉपिक जो है ये है आर्टिकल 15। इससे पहले हमने आर्टिकल 14 पर बात कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 15। तो बहुत प्यारा सा हमारा ये आर्टिकल क्या है, कैसे है, चलो बतिया लेते हैं। सब तैयार तो है ही है, क्यों, है ना? तो आर्टिकल 15 बहुत नन्हा सा प्यारा सा हमारा ये आर्टिकल। तो अपने इस आर्टिकल को आगे बढ़ाएं, ऐसे बिल्कुल बढ़ाएं। देखिए, आर्टिकल 15 में ना समानता की बात की गई है, लेकिन कौन से समानता, किस प्रकार की समानता, चलो देख लेते हैं भैया। देखो, आर्टिकल 15 में लिखा क्या गया है। आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि राज्य, कौन? राज्य अपने नागरिकों, ठीक है, के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, ये जो मैं वर्ड कह रहा हूँ ना, ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इनका क्रम पूछ लेता है कई बार पेपर में, ठीक है। राज्य जो है ये अपने नागरिकों के बीच, ठीक है, धर्म, मूल वंश, मूल वंश, जाति, लिंग एंड जन्म स्थान। अभी आपको यहाँ एक बहुत प्यारी सी बात सीखने को मिलेगी। एंड वो क्या मिलेगी भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जन्म स्थान, ठीक है, किसी भी आधार पर, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, इन सभी के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। देखो, यहाँ राज्य को मनाही की जा रही है, राज्य को किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल कैसा हुआ? राज्य के विरोध में हुआ। आपको अगर याद है तो हमने बताया था कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ हैं, विरोध में हैं, और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्य के विरोध में है, ठीक है। अगर ये आपको याद होगा तो हमने आपको जब मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को पढ़ाया था तो उसमें लास्ट वाला पॉइंट मैंने यही बताया था कि अधिकांश मौलिक अधिकार जो है ये व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये नागरिकों को प्राप्त है, किसके खिलाफ जाकर के प्राप्त है? राज्य को प्राप्त है। किसके खिलाफ कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राज्य को मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए, क्लियर, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में जो लिखा गया है वो स्टेटमेंट ये है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर, कैसे स्थलों पर? सार्वजनिक स्थलों पर। और इस सार्वजनिक स्थल में कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं? तो आइए देख लेते हैं। सार्वजनिक स्थलों के अगर हम बारे में बात करें तो जैसे सड़क हो गया, ठीक है, जैसे कुआं हो गया, जैसे तालाब हो गया, जैसे स्नानागार या स्नान घाट हो गया, ठीक है, या सार्वजनिक भोजनालय हो गया, सार्वजनिक भोजनालय। इन जगहों पर हमारा राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, इन जगहों पर वो कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन इनके 5 अपवाद भी हैं, इस चीज़ के 5 अपवाद भी हैं। वो 5 अपवाद क्या हैं? देखो, इसके 5 अपवादों में होता है बच्चे, ठीक है, बच्चे, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति यानी SC, ठीक है, एंड अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति,
या फिर किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में, ठीक है, या कोई पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, ठीक है, इनके फेवर में भेदभाव राज्य कर सकता है। लेकिन ये पांचों को छोड़ने के बाद किसी भी नागरिक के बीच में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनके आधार पे कोई राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे। देखिए, मान के चल रहे हैं कि आपका ये गांव है और इस गांव में ये है कलेक्टर साहब। आपको मैंने राज्य का मीन बताया था, कलेक्टर साहब भी राज्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब इसके लिए कलेक्टर साहब ने क्या किया कि एक नियम बना दिया अपने में कि जो सड़कें हैं, ये सड़कें केवल एक विशेष जाति के लोग यूज करेंगे, या कुएं एक विशेष जाति के लोग यूज करेंगे, या स्नाना घाट एक अमुक जाति के लोग यूज करेंगे। ऐसे बाय द वे एक रूल उन्होंने बना दिया। तो हमारा ये जो आर्टिकल 12 है ना, कलेक्टर साहब को इसी चीज़ को करने की मनाही करता है। कहता है ना कलेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। नागरिकों के बीच में धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं, किसी नागरिक को नहीं कह सकते हैं कि ये तालाब है, तुम इस धर्म के हो, इस तालाब को नहीं यूज करोगे। तुम्हारा मूल वंश ये है, तुम सार्वजनिक भोजनालय को नहीं यूज कर सकते। कोई राज्य के अंतर्गत आने वाली जितनी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आपको मतलब बाध्य नहीं कर सकती, आपको मना नहीं कर सकती हैं, ठीक है। लिंग के स्थान पे आधार पे, जैसे मेल है, फीमेल है, तो मेल को बाय द वे ज़्यादा वो दिया जाने, तवज्जो दिया जाने लगा, लेकिन महिलाओं को कम तवज्जो दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे जो समाज में जैसे जो किन्नर होते हैं, अब उनको लिंग के आधार पे सड़कों पर चलने के लिए कोई राज्य मना नहीं कर सकता, कुएं का पानी यूज करने के लिए मना नहीं कर सकता, सार्वजनिक भोजनालय मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में ये 15 में ये बात लिखी है। लेकिन इन सब चीज़ों में ये 5 चीज़ें अपवाद है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बच्चों के लिए राज्य नियम कानून बना सकता है, बच्चों के लिए भेदभाव कर सकता है, ठीक है, कि भाई सड़क पर अगर बाय द वे सड़क पर अगर कुछ लोग जा रहे हैं, जैसे कुछ व्यक्तियों का एक समूह जा रहा है और कुछ स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, तो हाँ, राज्य ये नियम बना सकता है कि इस सड़क को पहले बच्चे पार करेंगे, बाद में ये अमुक समूह वाले लोग पार करेंगे, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये जो 2 लोग हैं, इनके लिए भी, क्योंकि ये काफ़ी पिछड़े लोग माने जाते हैं, तो इनके लिए भी हमारा राज्य जो है उनको सुविधा प्रोवाइड कर सकता है, मतलब उनके लिए भेदभाव कर सकता है कि अगर कुएं का पानी यूज करना है तो पहले अनुसूचित जनजाति के लोग या अनुसूचित जाति के लोग यूज करेंगे, उसके बाद अन्य जाति या अन्य समूह के लोग यूज करेंगे, ठीक है। या कोई जैसे पिछड़ा वर्ग हो गया, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, तो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए भी ये सुविधा की जा सकती है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर। चलो, अब आर्टिकल 15 से रिलेटेड कुछ फैक्ट पर बात करते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब जो बातें देख रहे हैं, ये कई क्लॉज में बटे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अब फैक्ट समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 से जुड़े हुए फैक्ट। देखो कौन से फैक्ट हैं, क्या फैक्ट हैं, तो नन्हे फैक्ट हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। पहला क्या किया गया, संविधान संशोधन, कब, 1951 में पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट। अब इस अमेंडमेंट में क्या किया गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया। देखिए, अभी जो मैंने आर्टिकल 15 बताया है, उसमें मैंने जो बातें बताई ना, वो एक्चुअल में कई आर्टिकल में तोड़ के लिखा गया। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, वही सब बातें ऐसे 3 आर्टिकल में बांट करके लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए, तो 1951 में पहला अमेंडमेंट किया गया, और ये अमेंडमेंट करके क्या किया गया देखते हैं। संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ठीक है।
अब इसको जोड़ करके क्या प्रावधान किया गया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कन्फ्यूजन का टॉपिक है तो बहुत क्लियर रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, पहला संविधान संशोधन किया गया। अच्छा, आप लोग ये दिमाग में मत रखिएगा सर आपने आर्टिकल 15 बताया, क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 बताया ही नहीं। अगर आप डिमांड करेंगे तो फिर मैं बता भी दूंगा। हालांकि वही सारी बातें इन तीनों क्लॉज में हैं जो मैंने एक साथ मर्ज करके आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, पहला संविधान संशोधन किया गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 था हमारे पास, 15 क्लॉज 2 था हमारे पास, 15 क्लॉज 3 था हमारे पास। अब क्या आ गया हमारे सामने, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोड़ दिया गया 1951 में। और इसमें कहा क्या गया, इसमें कहा गया भैया कि जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति है, कौन, अनुसूचित जाति, और जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति जो है, जनजाति, या जो सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग, इनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। मतलब एकदम साफ साफ हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में कह दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से अगर कोई पिछड़ा वर्ग है तो हमारा राज्य ऐसे वर्गों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। मतलब इनको किसी चीज़ में छूट दे सकता है, इनको कहीं अन्य लोगों की तुलना में कोई भेदभाव इनके साथ कर सकता है, मतलब इनके पक्ष में, इनके फेवर में भेदभाव कर सकता है, ठीक है। बहुत विशेष तौर पे सुनिएगा, आपने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्या लिखा गया है समझ में आ गया। ये कब किया गया, संविधान के पहले संशोधन के द्वारा किया गया, और ये कब किया गया, 1951 में, ठीक है। क्या कहा इसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए हमारा राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, मतलब इनके लिए राज्य कुछ छूटें दे सकता है, इनके पक्ष में कोई भेदभाव कर सकता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद 2005 में फिर से अमेंडमेंट हुआ, और अब की बार कौन सा अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन। अब की बार 93वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ बच्चों, 93वां संविधान संशोधन हुआ। और इस संशोधन के द्वारा क्या कहा गया, इस संशोधन में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया, ठीक है। 93वें अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा 2005 में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप इसमें और इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस आर्टिकल में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक, राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है, सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में, ठीक है, कहाँ पे, शिक्षा संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाओं में नामांकन के लिए, किसके लिए, नामांकन के लिए, मतलब एडमिशन कराने के लिए, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, ठीक है। और ये प्रावधान निजी, मतलब प्राइवेट, ठीक है, और सार्वजनिक, दोनों प्रकार की शिक्षा संस्था पर लागू होगा, ठीक है। इसका एक अपवाद है, वो अपवाद ध्यान रखिएगा। इसका एकमात्र अपवाद है कि अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था में ये चीज़ लागू नहीं होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, ठीक है, मतलब समाज में जो पिछड़े लोग हैं और शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षा संस्था है वहाँ एडमिशन के लिए, मतलब नाम के दाखिला के लिए आरक्षण जैसा प्रावधान हमारा राज्य कर सकता है। यानी ये कंपलसरी नहीं है कि करेगा ही, ठीक है, कर सकता है। मामला ऐसा है कि अगर राज्य देख रहा है कि किसी समाज में, किसी राज्य में, किसी प्रांत में, किसी गांव में, किसी स्टेट में, ज़िले में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वाले वर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अब राज्य क्या कर सकता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के द्वारा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए उनके स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए आरक्षण जैसा प्रावधान कर सकता है कि आरक्षण के जरिए उनको स्कूलों में एडमिशन मिल जाए। और ये आरक्षण का प्रावधान कहाँ कहाँ लागू होगा? निजी स्कूल है तो वहाँ भी लागू होगा, सार्वजनिक स्कूल है तो वहाँ भी लागू होगा। लेकिन जो शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों के लिए है, जैसे मदरसा हो गया, वहाँ पे ये कानून काम नहीं करेगा। ये पूरी तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होंगी। अब देखो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के ही पक्ष में, ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के ही पक्ष में हमारे संसद ने एक कानून बना दिया था, ठीक है, 2006 में। ये बात है 2006 की। हमारे संसद ने क्या किया, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, ठीक है। यानी संसद ने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के लिए एक अधिनियम बना दिया, एक एक्ट पास कर दिया, ठीक है। उस एक्ट का नाम क्या है? केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006। ये याद रखना, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के लिए किया गया, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि भैया केंद्र सरकार के द्वारा जो उच्च शिक्षा संस्था है, ठीक है, कौन सी उच्च शिक्षा संस्था? केंद्र सरकार की, ठीक है, जो केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं, उच्च शिक्षा संस्था, यहाँ पे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, ठीक है, कौन सी दृष्टि से? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, इन लोगों को यहाँ पे नामांकन के लिए आरक्षण लागू किया गया। आई बात समझ में? ठीक है। तो हमारे संसद ने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए और ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए हमारे संसद ने एक अधिनियम, एक कानून पारित किया। कौन सा कानून पारित किया? 2006 में पारित किया, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान, है ना मेरे बच्चों, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006। अब इस अधिनियम के तहत क्या कहा गया? इस अधिनियम के तहत कहा गया कि भैया इसके द्वारा केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, उनके लिए नामांकन में आरक्षण लागू किया जाएगा। मतलब जो सामाजिक दृष्टि से, जो शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़े वाले लोग हैं, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि इनको शिक्षा मिल सके, बेहतर शिक्षा मिल सके। ठीक है। अब देखो भैया, तो जब भी कोई अमेंडमेंट होता है, जब भी कोई कानून पारित होता है, तो देखो हर एक इंसान संतुष्ट होता नहीं, कुछ लोगों को दिक्कत होती ही होती है। तो भैया एक सर जी हैं जिनका नाम है अशोक कुमार ठाकुर, अशोक कुमार ठाकुर। तो अशोक कुमार ठाकुर जी ने
ये जो 93वां अमेंडमेंट था, ठीक है, और 93वां अमेंडमेंट क्या था? 93वां अमेंडमेंट आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को ऐड करने का था। इस अमेंडमेंट को उन्होंने 93वां संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 5, ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को उन्होंने क्या किया? न्यायालय में चुनौती दे दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा कि भैया ये जो है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर न्यायालय ने इनको गलत ठहराया और कहा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 पूरी तरीके से उचित है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आगे ज़रा देखिए, तो ये फैक्ट चल रहा है। अब इसी फैक्ट में आगे हम फैक्ट को लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं। एक अमेंडमेंट हुआ 2019 में, 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ। कौन सा अमेंडमेंट हुआ? तो ये हुआ 103वां अमेंडमेंट, 103वां संशोधन, ठीक है, 2019 में हुआ। अब इसमें क्या हुआ? देखिए 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 6, ठीक है। देखिए 2005 में जोड़ा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 5, 1991 में जोड़ा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ठीक है। जो अब ज़रा देखें कि इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया। जैसे जब स्कूलों में बात आई ना कि जो जनजाति हैं उनको जब हम लोगों ने आरक्षण देना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ ना कि जो जनरल कैटेगरी के लोग थे या जो ओबीसी कैटेगरी के लोग थे, हालांकि ओबीसी पर ये बात लागू नहीं होती है, जनरल पर ही लागू होती है, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उसमें भी कई सारे लोग ऐसे थे जो गरीब वर्ग से आते थे, बहुत ज़्यादा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से वो सक्षम नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो जनरल थे तो इस वजह से उनको वो जो ये अधिनियम 2006 है, आरक्षण अधिनियम 2006, इसके तहत लाभ नहीं मिल पाता था। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक आंदोलन छिड़ा। अब उस आंदोलन को शांत करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया अमेंडमेंट किया गया, 103वां संविधान संशोधन, और इस 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को जोड़ा गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में क्या कहा गया कि भैया जो शिक्षा संस्था है, जो शिक्षा संस्था है, ये शिक्षा संस्था में आर्थिक रूप से, ठीक है, अब यहाँ कहा गया कि जो पैसे के मामले में कमज़ोर है, ठीक, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग या कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर वर्ग, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है। यानी कैटेगरी से मतलब नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं ऐसे लोगों के लिए शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया, और यही है आपका EWS, ठीक है। इन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट की बातें थी आर्टिकल 15 से रिलेटेड, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो वेरी गुड। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 16, बहुत नन्हा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कैटरीना कैफ जैसा टॉपिक, आर्टिकल 16। तो अब देखें आर्टिकल 16 में क्या है, कैसे है। आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16। चलो बाबूजी, अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 में कुल 5 बातें हैं और पांचों को 5 अलग अलग क्लॉज में बांट के कहा गया है, तो हम भी बांट लेंगे, क्या दिक्कत है। देखें देखें आर्टिकल 16 क्लॉज 1, ठीक है। देखें आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में क्या कहा गया, बहुत प्यारी प्यारी बातें कही गई। देखें आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में कहा गया कि भैया राज्य, ठीक है, राज्य के अधीन नियोजन, यानी राज्य के अधीन, अधीन मतलब समझ रहे हैं, जो पूरी तरीके से राज्य के कब्जे में हो, ठीक है, जिस पे पूरा अधिकार राज्य का हो, ठीक है। नियोजन, नियोजन का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, सरकारी नौकरी, ठीक है।
तो राज्य के अधीन जो नियोजन है, नियोजन माने सरकारी नौकरी, ठीक है। यानी अगर कोई सरकारी नौकरी राज्य निकाल रहा है, मतलब उस पर पूरी तरीके से जो पकड़ है, जो पूरी तरीके से उसको कंट्रोल कर रहा है, वो राज्य कर रहा है। तो मेरे बच्चे, इस नियोजन में अवसर की समानता होगी। और अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने प्रेम्बल में इसकी बात की थी, ठीक है, अवसर की समानता होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मास्टर साहब? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अगर एक सरकारी नौकरी निकाल रहा है, ठीक है, राज्य का मतलब आप समझ सकते हैं, चाहे प्रांत, चाहे संसद, चाहे कुछ भी, ठीक है, जितने लोग विधि बना सकते हैं। हालांकि ये उस जगहों पे राज्य हो जाएगा जब कोई राज्य अपनी नौकरी निकालेगा, और वहाँ जब बात करने लगेंगे तो यहाँ राज्य का मतलब प्रांत हो जाएगा। अगर कोई नौकरी सरकारी नौकरी केंद्र निकाल रहा है तो वहाँ पे राज्य का मतलब केंद्र सरकार हो जाएगा, ठीक है। तो भैया, जितने व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों को अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एक विशेष वर्ग के लोग हैं उनको पहले आप जा कर के सीटें दे दें, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये लोग ट्राइबल हैं या फिर दलित वर्ग से आते हैं तो उनको आप बाद में करें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमारे समाज में जितने लोग हैं सभी लोगों को एक समान, ठीक है, वो मिलना चाहिए, एक समान उनको जो है अवसर मिलना चाहिए सरकारी नौकरी में, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 2, देखो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में उसी बात को आगे कंटिन्यू किया गया है, और उसमें लिखा गया है कि राज्य के अधीन, राज्य के अधीन नियोजन में, नियोजन माने सरकारी नौकरी, राज्य के अधीन नियोजन में नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास, मतलब आप कहाँ निवास कर रहे हैं, और निवास, इन सब के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता मास्टर बाबू? अरे आर्टिकल 16 क्लास 2 बैठा है ना, बहुत लपड़ मारेगा अगर इसका उल्लंघन कर दिए तो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है। और संविधान के आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में लिख दिया गया है कि अगर राज्य के अधीन कोई सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी को देने में अगर राज्य ने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव किया, कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव किया, लिंग के आधार पर किया, जन्म स्थान के आधार पर किया, या आप कहाँ निवास करते हैं उसके आधार पर एक चवन्नी का भेदभाव कर दिया मेरे भाई साहब, तो फिर सब राज्य के लिए दिक्कत है, ठीक है। मतलब राज्य ऐसा नहीं कर सकता। अब आप देख रहे हैं यहाँ किसके फेवर में बात की जा रही, नागरिकों की, और किसके खिलाफ जाकर के बात की जा रही, राज्य। तो ये जो आप देख रहे हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 2, ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2 किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो हम कहेंगे ये राज्य के विरुद्ध का मौलिक अधिकार है। दैट क्लियर? ऑफ कोर्स क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3। देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में क्या लिखा गया है कि संसद, मतलब हमारा पार्लियामेंट, संसद जो है ना बड़ा प्यारा चीज़ है, नया संसद बन गया ना, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो देखा ना बबुआ, आए देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में लिखा गया है कि संसद कानून बनाकर, क्या करके, कानून बनाकर, क्योंकि संसद के पास इतना पावर तो यही है कि वो कानून बना करके, वो कानून बना करके निवास को, किसको, निवास को किसी क्षेत्र में, किसी
क्षेत्र में रोजगार पाने की रोजगार पाने की शर्त बना सकता है मेरे बच्चे। ठीक है, यानी संसद, देखो अब कहोगे मास्टर साहब जो यहाँ और यहाँ तो दिक्कत हो गया। अरे हाँ बबुआ, दिक्कत कहाँ है? जब दोनों बतिया में एकदम क्रिस्टल साफ लिख दिया गया तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर ये दोनों चीज़ें ना लिखी गई होती तब तो दिक्कत होता। जब दोनों जगह पे क्लियर लिख दिया गया है कि इस आर्टिकल में ये, उस आर्टिकल में ये, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, संसद कानून बना करके निवास को, ठीक है, किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकता है। मतलब संसद ये कर सकता है कि किसी एक क्षेत्र में अगर वो कोई रोजगार दे रहा है, क्षेत्र में वो रोजगार देने की बात की जा रही है। देखो, रोजगार और नियोजन में अंतर होता है। ठीक है, रोजगार का मतलब जिससे रोजी रोटी चल सके, जिससे हमारे घर का मतलब दाना पानी चल सके, ठीक है, वो होता है रोजगार। ठीक है, और नियोजन का मतलब जिससे हमारी ज़िंदगी गरिमा पूर्वक निर्वाहन हो सके। ठीक है, तो ये अंतर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो रोज़गार अगर कहीं हमारे क्षेत्र में दे रहा है, जैसे भाई दबे मान लो उत्तर प्रदेश के कहाँ कौन से गांव बारे में बात करें, अरे मान लो बक्सई। ठीक है, मान लो उत्तर प्रदेश का बस्ती ज़िले का बक्सई गाँव। अब बक्सई गाँव में कोई रोज़गार का काम चल रहा है, तो भैया संसद ये कानून बना सकती है कि जो बक्सई के लोग हैं, वो बक्सई के लोग ही, जो बक्सई में निवास करते हैं, वही लोग ही ये रोज़गार पाएंगे। आई बात समझ में? तो राज्य ऐसा कर सकता है। ठीक, तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 3 हो गया। एंड अब हम बात करें अगर आर्टिकल 16 क्लॉज 4, तो देखा जाए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में क्या बात कहा गया। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में कहा गया है मेरे बच्चे कि पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है, जो नागरिक पिछड़े वर्ग के हैं, जो नागरिक पिछड़े वर्ग के हैं, ऐसे नागरिकों के लिए राज्य विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण दे सकता है। इज दैट क्लियर? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में क्या बात कही गई है? उसमें कहा गया है कि जो नागरिक पिछड़े वर्ग के हैं उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण दे सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? मतलब अगर कोई राज्य में किसी जगह पे कोई पिछड़ा वर्ग है, अगर कोई नागरिक पिछड़ा वर्ग है, तो उस नागरिक को राज्य क्या कर सकता है? आरक्षण दे सकता है किसी भी मामले में। ठीक है, आरक्षण दे सकता है। एंड अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 5। ठीक है, देखें आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में कहा गया कि भैया देखें, जो धार्मिक संस्था है ना, जैसे कहीं गुरुद्वारा हो गया, कहीं कोई मंदिर हो गया, कहीं कोई मस्जिद हो गया, ठीक है, गिरजाघर हो गया, तो जो ये धार्मिक संस्थाएं हैं, देखो धार्मिक संस्थाओं में बड़े बड़े पद होते हैं भाई। ठीक है, छोटे छोटे में भी होते हैं, जैसे कोषाध्यक्ष हो गए किसी मंदिर के, ठीक है, अध्यक्ष हो गए, तमाम चीज़ें होती हैं। ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में ना, धार्मिक संस्थाओं में जो पद होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं यार। तो इस पद के लिए किसी धर्म विशेष व्यक्ति के लिए ये पद आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब समझिए आप कि अगर जैसे भाई दबे इस्लाम धर्म है या फिर हमारा हिंदू धर्म है, अब अगर इस्लाम धर्म को एग्जाम्पल मान के चलो, तो इसे मान लिया इस्लाम धर्म में मान लिया कि मौलवी साहब का पद है, तो मौलवी साहब का जो पद है ना, वो किसी इस्लाम धर्म के व्यक्ति के लिए ही आरक्षित हमारा राज्य कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में इतनी बातें कहा गया था। अब देखो भैया, अब यहाँ से तांडव शुरू हो गया आरक्षण का, क्योंकि हमने देखा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, 3 में, 2 में ऐसा थोड़ा थोड़ा जो ये आरक्षण है ये निकल के हमारे सामने आ रहा है। तो निकल के थोड़ा थोड़ा सामने आकर के क्या होगा, पूरे निकाल देते हैं। तो चलिए मिल करके पूरा निकाल देते हैं। अब कुछ फैक्ट पहले समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि आरक्षण का मुद्दा कैसे पनप रहा था। ठीक है, देखो अभी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े थोड़े जगहों पे ना, आर्टिकल 15 में भी देखा, आर्टिकल 16 में भी एक दो जगह देखा कि आरक्षण जैसे शब्द आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल, अरे बबुआ
अब हम देखते हैं कि ये क्या मामला है, कैसे मामला है। देखो, एक बाबूजी थे जिनका नाम था इंदिरा साहनी। बाबूजी का नाम क्या था? इंदिरा साहनी। अब इन्होंने आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में कर दिया केस। बाबूजी क्या किया? केस कर दिया। कब की बात है ये? 1952 की बात है। 1952 में इंदिरा साहनी ने सर्वोच्च न्यायालय में भैया आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दे दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भैया आरक्षण का मामला गलत है, हटा लो जज साहब। ठीक है, तो अब इस पे जज साहब ने कुछ तर्क वितर्क किया और तर्क वितर्क करके न्यायालय ने कुछ बातों को कहा। अब देखिए न्यायालय ने इस पे क्या तर्क प्रस्तुत किया और न्यायालय ने क्या जजमेंट दिया इस पे, समझिए। देखिए, न्यायालय ने इसमें 5-6 बातों को कहा। ठीक है, इसमें पहली चीज़ कहा कि देखो आरक्षण व्यवस्था ना, आरक्षण की जो व्यवस्था है ये व्यवस्था संविधान में वर्णित अवसर की समानता की विरोधी नहीं है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी बात की गई है? अवसर की समानता होनी चाहिए। कहा गया है ना? कहा गया कि नहीं कहा गया? कहा गया बाबूजी, प्रेम्बल पढ़ाया था ना, अवसर की समानता। इंदिरा साहनी केस में कहा गया भैया आप आरक्षण दे रहे हैं ना, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं। जज साहब बोले कैसे? ऑर्डर कैसे? तो साहनी जी के वकील साहब ने कहा कि देखो भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अवसर की समानता होनी चाहिए, लेकिन जब आप आरक्षण दे रहे तो अवसर की समानता कैसे हुई? जैसे ऐसे समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि भैया सभी लोगों को एक समान अवसर मिलेगा किसी भी चीज़ के लिए, चाहे नौकरी दिया जा रहा हो या राशन बांटा जा रहा हो या फ्री में तेल बांटे जा रहे हो, कुछ भी, तो सबके लिए अवसर की समानता होगी, है ना। अगर रोज़गार दिया जा रहा है तो भैया सबको अवसर मिलना चाहिए, एक समान मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो जिसको आरक्षण मिल गया उसको तो अवसर की समानता पहले मिल गई, और जो लोग आरक्षण के बाहर हैं उनको तो ये समानता अब कहाँ, अब क्लियर रही नहीं गया। तो भैया कहा गया, सुनिए, तो इंदिरा साहनी साहब के वकील को हमारे जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा अरे बाबूजी सुनिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की विरोधी नहीं है, अवसर की समानता की ये विरोधी नहीं है आरक्षण। ठीक है, विरोधी नहीं है। तो भैया इंदिरा साहनी साहब के वकील साहब ने कहा अरे कैसे नहीं है? तो उन्होंने कहा सुनिए ध्यान से, हमारे भारत में ना वितरण मूलक न्याय के संबंध में, वितरण मूलक न्याय के संबंध में भारत का संविधान, जो भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान ये आनुपातिक समानता को स्वीकार करता है। किसको स्वीकार करता है? आनुपातिक समानता को। अब भैया ये आनुपातिक समानता क्या है? अगर आपको ध्यान होगा बाबूजी, तो हमने आपको आर्टिकल 14 पढ़ाया था, एंड आर्टिकल 14 में हमने 2 वर्ड बताया था, एक विधियों का समान संरक्षण और एक आपको बताया था क्या था यार, याद नहीं आ रहा, 2 वर्ड थे, हाँ विधि की समक्ष समानता, हाँ ये 2 वर्ड थे, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। तो मेरे बच्चे विधियों के समान जो संरक्षण है ना, ये एक्चुअल में आनुपातिक समानता का यही आनुपातिक समानता है। ठीक है, ये जो विधियों के समान संरक्षण है जो मैंने आर्टिकल 14 में समझा रखा है, यही आनुपातिक समानता है। ठीक है, तो
आर्टिकल 14 में ये कह दिया गया भैया आनुपातिक समानता होनी चाहिए। और आनुपातिक समानता होने का मतलब क्या है कि भैया समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार करना। और जिनको आरक्षण दिया जा रहा है वो समान परिस्थिति में थोड़ी है, वो तो असमान परिस्थिति में है। तो भैया अगर वो असमान परिस्थिति में है तो उनके साथ हम सबको देखते हुए समान व्यवहार कैसे कर सकते हैं? हमें तो उनके साथ असमान व्यवहार करना पड़ेगा, तभी तो उनकी असमान परिस्थिति को हम आपके समान बना सकेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब भैया यहाँ पे वकील साहब की बात बंद हुई। अब दूसरी चीज़ को ज़रा देखिए। अब दूसरी चीज़ क्या कही गई कि आरक्षण के लिए जो आधार बनाया गया वो आधार एक्चुअल में जाति के आधार पे है। हमारे कंट्री में जो आरक्षण मिलता है वो किसी के बेस पे मिलता है? जाति के आधार पे मिलता है। और अब देखिए कहा गया, चाचा जी ने कहा ओ भैया जाति के आधार पे आरक्षण गलत चीज़ है। तो जज साहब ने कहा ऑर्डर ऑर्डर। देखिए बात ये है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मुख्य पिछड़ापन जो है ये सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक नहीं। ठीक है, कौन सा पिछड़ापन है? सामाजिक। मतलब आर्थिक रूप से सब बहुत ज़्यादा पिछड़े नहीं हैं, लगभग समतुल्य हैं, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं है। पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है ना, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, मैं कह रहा हूँ मुख्य पिछड़ापन। ठीक है, जो मुख्य पिछड़ापन है वो सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक तौर पर पिछड़ेपन है। मास्टर बाबू सामाजिक पिछड़ापन क्या होता है? हवा से उड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बबुआ देखते होंगे ना अभी गांव में तो ये तो बहुत चलता होगा कि अगर कोई दलित कास्ट का, ठीक है, या फिर कोई जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, अगर इनकी शादी हो रही भाई साहब और अगर ये घोड़ी पे चढ़ जाते हैं तो देखते होंगे कि जो सवर्ण कास्ट के लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से और इनका घोर विरोध करते हैं। तो इस प्रकार की हमारी सामाजिक ये प्रकार की समस्याएं उनको सामाजिक समस्या कहते हैं। तो हमारे जो संविधान में दिक्कतें हैं एक्चुअल में वो सामाजिक समस्याएं हैं, जाति के बेस वाली समस्याएं, ना कि आर्थिक समस्याएं हैं। इसी वजह से जाति के आधार पर संरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। इज़ दैट क्लियर? यार तुम लोग इतना दूर हो कुछ बोलते भी नहीं, बोला करो यार थोड़ा बहुत। देखिए अब उसके बाद, ठीक है, थर्ड पॉइंट कहा गया हमारे इंदिरा साहनी केस में कि भैया जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ठीक है, जिनको कुछ साल आरक्षण मिल गया, जैसे कोई पिछड़ी जाति का है तो अगर इसको कुछ साल आरक्षण मिला तो फिर इसको पिछड़ी जाति से बाहर निकलना चाहिए ना। उसको कुछ साल आरक्षण मिला तो आरक्षण का लाभ लेकर के उसको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, जिनको आरक्षण मिल जाए और वो आरक्षण पा करके थोड़ा सा संपन्न हो जाए ना, उनको हम क्रीमी लेयर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्रीमी लेयर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भैया देखिए पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से क्रीमी लेयर को, ठीक है, यानी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं और उनमें से जो लोग क्रीमी लेयर हो चुके हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफ साफ, ठीक है भैया, कि पिछड़ी जाति में जो लोग थे और अगर अब वो साधन संपन्न हो चुके हैं, तो अगर वो क्रीमी लेयर हो चुके हैं तो ऐसे लोगों को अब आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अब ये क्रीमी लेयर, पहली चीज़ तो ओबीसी पर, जो ओबीसी हैं इन्हीं के लिए है क्रीमी लेयर। ठीक है, ये क्रीमी लेयर किसको कहा जा रहा है? ओबीसी वाले लोगों को कहा जा रहा है। और अब देखिए क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में कौन आता है? तो मेरे बच्चे वर्तमान समय में जिनकी आय 8 लाख, कितनी? 8 लाख प्रति वर्ष है, ठीक है, वो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, जिसके घर में एक साल में 8 लाख रुपए इनकम होते हैं उन्हें हम क्रीमी लेयर कहते हैं। समझ में आई गई बबुआ? ठीक है, और ये विशेषकर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी पर लागू होता है। ठीक, तो कहा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए जज साहब ने कहा भैया पिछड़ी जाति में जितने लोग क्रीमी लेयर बन चुके हैं सबको भैया अब आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही होगी। ठीक है,
और केवल बहुत विकट की कोई परिस्थिति होगी तब इस 50% को बढ़ाया जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कहाँ तक ही केवल आरक्षण दिया जा सकता है? 50% की सीटों पर ही केवल आरक्षण दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कभी भी बहुत कोई दिक्कत वाली परिस्थिति आ गई तो हाँ, वहाँ थोड़ा सा सोचा जाएगा कि 50% को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें 50% के अंदर ही आरक्षण रहेंगी, 50% तक ही रहेंगी। ठीक है, अगली चीज़ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, पदोन्नति जो होती है यहाँ आरक्षण लागू नहीं होगा, यहाँ आरक्षण लागू नहीं होगा। पदोन्नति का मतलब क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल से समझो, मान लिया कि किसी जॉब में है, मान लो एसपी साहब। ठीक है, अब एसपी साहब बाय द वे, मान लिया एसपी साहब, और एसपी साहब बाय द वे कास्ट से दलित हैं, या फिर किसी भी आप मतलब लोअर कास्ट को मान सकते हैं। अब कुछ साल बाद इनका प्रमोशन हुआ और ये बन गए डीआईजी, बात सोच समझिएगा। ठीक है, और इन्हीं के साथ एक एसपी साहब और हैं, और ये एसपी साहब किसी सवर्ण कास्ट के हैं। ठीक है, मतलब ऊंची कास्ट के हैं। ठीक है, और दोनों लोग ने ज्वाइनिंग सेम टाइमिंग पे की है, ये एसपी साहब भी, ये एसपी साहब भी। ठीक है, और दोनों की अब कहाँ पे पोस्टिंग होने वाली है, कहाँ पे प्रमोशन होने वाला है? डीआईजी रैंक पे। तो अब भैया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ना, यहाँ इनमें और इनमें भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अभी आगे चल करके लफड़ा आएगा इधर। ठीक है, इनको आगे मिल करके अब यही साहब बनेंगे। ठीक है, आगे भी यही देखने को मिलेगा, लेकिन क्लियर कट कह दिया गया कि भैया ये जो साहनी केस का साहनी केस है, इस साहनी केस में क्या हुआ भैया? इस साहनी केस में किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में कहा गया कि भैया ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ना, 6वां पॉइंट में कहा गया कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये व्यवस्था न्यायिक, इस व्यवस्था के रेफरेंस में न्यायिक पुनरावलोकन, ये शब्द आपके सामने पहली बार आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। मतलब कि ये जो ऊपर 5 पॉइंट कहे गए ना, जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये 5 पॉइंट कहा है, इस 5 पॉइंट में आगे चल करके कभी भी न्यायालय में इन्हें चुनौती दिया जा सकता है, और इस पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों को बदल सकता है। इसी चीज़ को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो ये इंदिरा साहनी केस 1992 में आरक्षण व्यवस्था को जब इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसके निर्णय पर इतनी बातों को कहा था। ठीक है, अब हम जरा समझते हैं कि वर्तमान समय में आरक्षण से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं और कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे, धूमधाम से करेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्तमान समय में आरक्षण से संबंधित मुद्दे। बाबूजी, वर्तमान समय में आरक्षण से संबंधित मुद्दे। देखिए, वर्तमान समय में आरक्षण से संबंधित मुद्दे। तो चाचा जी, इन सब टॉपिकों पर चलो डिस्कशन कर लेते हैं। तो निकालो हुक्का आप लोग और चलो शुरू हो जाओ। ठीक है, तो देखिए वर्तमान समय में क्या क्या मुद्दे हैं और कैसे हैं, इनको हम डील करेंगे। ये वाला कलर ले लूँ, कौन सा ले लूँ? ये ले लेता हूँ। ठीक है, चलो देखो भैया, किया गया 77वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 77वां। अच्छा, आप लोग परेशान हो रहे होंगे ना कि ये अमेंडमेंट ससुरा लाइन से काहे नहीं आ रहा है ना? अरे क्या कर सकते हैं यार, कॉन्सेप्ट जैसे आएगा उसी के बेसिस पे तो पढ़ना पड़ेगा। ये किया गया 1995 में। ठीक है,
ये अमेंडमेंट कब किया गया? 77वां 1995 में। और इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा किया गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऐड किया गया। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे बन गए, और अब हमको किसी चीज़ को यहाँ ऐड करने की ज़रूरत है, तो भैया 2.5 तो नहीं ना कर सकते हैं, या 2.1 नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या किया गया? आर्टिकल 2A किया जा सकता है। ये याद रखना, ये क्लॉज या सब क्लॉज नहीं है, ठीक है, वो पूरी आर्टिकल 2A है, या आर्टिकल 2A ऐसे किया जा सकता है। ठीक है ना, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ये जोड़ा गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के नीचे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया? देखो, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को अगर आप ध्यान देना, तो वहाँ कहा गया कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए राज्य विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण कर सकता है। ठीक है, यही कहा गया। अब देखिए बाबूजी, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में कहा गया कि भैया राज्य, कौन? राज्य जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल कास्ट। ठीक है, ये है अनुसूचित जाति, ये है अनुसूचित जनजाति, इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अगर ये कैटेगरी के लोग हैं तो इनकी कैटेगरी के लोगों के लिए पदोन्नति, ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण कर सकता है। ठीक है, में आरक्षण कर सकता है। इंदिरा साहनी केस में देखो क्या कहा गया था? इंदिरा साहनी केस में कहा गया था ना, पदोन्नति में आरक्षण नहीं चलेगा। लेकिन देखो, अगर कोई चीज़ बाय द वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज़ कहीं मैच नहीं कर रही, जैसे ये अभी उनका सर्वोच्च न्यायालय का जैसे ये निर्णय मैच नहीं कर रहा था, तो भैया हमारे पार्लियामेंट के पास ना पावर है, ठीक है, वो स्पाइडरमैन वाला, वो क्या कर सकता है ना, संविधान ही अमेंडमेंट कर देगा और उस चीज़ को खारिज कर देगा। ठीक है, अब जो चीज़ संविधान में लिख दिया जाएगा उस चीज़ को तो ये क्या नाम है, हमारे जज साहब को भी मानना पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो 77वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 77वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 1955 में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि राज्य एसटी के लिए और एससी के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के लिए, मतलब अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आरक्षण दिया जाएगा, उसके बाद किया गया 85वां अमेंडमेंट, जी नो 85वां का हो गया भैया, 85वां संविधान संशोधन किया गया और ये किया गया भैया 2000 में। चलता है नहीं है, ये अमेंडमेंट कब किया गया? 2000 में। देखिए, अब इसके तहत क्या किया गया कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A है ना, इसी में फिर से संशोधन कर दिया गया। ठीक है, पहली बार क्या था कि इसको ऐड किया गया, लेकिन अब की बार इसी में संशोधन किया जा रहा है और इसी में संशोधन करके कहा गया ना कि भैया ये जो एससी और एसटी के लोग हैं, ठीक है, ये जो 2 क्राइटेरिया के लोग हैं, इनके सदस्यों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करेगा। तो ये पदोन्नति में जो इनको आरक्षण मिला ना, ये आरक्षण पदोन्नति में इनको जो आरक्षण मिल रहा है ना, एक्चुअली ये आरक्षण ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। जो ये जनजाति के लोग हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, इनको जो पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा है, ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के तहत ये आरक्षण के लिए भैया अब एक नियम चलेगा। और वो नियम क्या चलेगा? वो नियम चलेगा परिणामी ज्येष्ठता के नियम पर। अब ये क्या है बाबूजी? ठीक है, यानी अब अगर एससी या एसटी क्राइटेरिया का कोई सदस्य है और वो किसी सरकारी पद पर बना हुआ है और उसको पद में उसको उन्नति, मतलब उसको प्रमोशन अगर मिल रहा है, तो वो उसको आरक्षण मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसको आरक्षण जो मिलेगा वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मिलेगा। ठीक है,
अब ये क्या है, ठीक है। तो भैया देखिए, ये व्यवस्था बड़ी बढ़िया सी है। देखो अब इसको एक एग्जांपल से समझना है। देखो मान लो ये एक एसटी या एससी दोनों में से कोई, ठीक है, इसका कोई एक सदस्य हो, इसका कोई एक सदस्य, ठीक है, और यहाँ एक कोई सवर्ण का सदस्य, सवर्ण मतलब जनरल के लोग सामान्यतः, ठीक है, इसका कोई सदस्य, और दोनों लोग क्या हैं, एसपी हैं, ठीक है, दोनों लोग क्या हैं, एसपी हैं। तो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो ये मान लेते हैं एससी या एसटी, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जनरल कैटेगरी के कोई भी हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिएगा कि ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में फिर से संशोधन किया गया, इसमें कहा गया कि ये जो एसटी या एससी को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है, ये परिणामी ज्येष्ठता पद के आधार पर दिया जाएगा। वही परिणामी ज्येष्ठता क्या है हम यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो भैया कि दोनों लोग अभी क्या हैं, एसपी साहब हैं, दोनों लोग क्या हैं, एसपी साहब हैं, और ये जो एसटी वाले एसपी साहब हैं, इनको मान लो 2000 मान लो 19 में, ठीक है, इनका प्रमोशन हुआ और ये बन गए मान लो डीआईजी बन गए। क्या बन गए, डीआईजी बन गए। बाय द वे हालांकि ये चीज़ डायरेक्टली नहीं होती है, एसपी से डीआईजी कोई डायरेक्टली नहीं बनता, हम एक एग्जांपल से सिर्फ बात समझ रहे हैं। और ये जो जनरल क्राइटेरिया के लोग हैं, इनके लिए ये 2020 में मान लो डीआईजी बनेंगे, ठीक है। तो अब पहले डीआईजी कौन बना, ये, तो जिस समय ये डीआईजी बना 2019 में, उसमें उस टाइम में ये क्या रहेंगे, एसपी रहेंगे, यानी इसके ये बन गए बॉस, इसके ये क्या बन गए, बॉस बन गए, ठीक है। अब बाय द वे के लिए मान लेते हैं कि जनरल वाले के लिए अभी ये जो एससी या एसटी का लोग है, ये अभी बॉस बन गए क्योंकि ये पद बड़ा है। और बाय द वे के लिए मान लेते हैं कि 2021 में, ठीक है, 2021 में ये डीआईजी से आईजी बन गए, ठीक है, डीआईजी से क्या बन गए, आईजी बन गए, और अभी ये 2021 में डीआईजी है। अब देखो अब की बार बॉस कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है, इनका बॉस अब ये हो गया। तो इसी दल बदल को ना, ये जो इधर उधर चल रहा है, कभी ये बॉस हो जा रहा है, कभी वो बॉस हो रहा है, तो इसी चीज़ को ये परिणामी ज्येष्ठता का जो नियम है ना, इसको खंडित करता है। इसमें कहा गया ना, साफ साफ कहा गया कि अगर एससी या एसटी, ठीक है, अगर एससी या एसटी का कोई सदस्य सेवा में एक बार ज्येष्ठता प्राप्त कर ले, ठीक है, अगर एससी या एसटी का कोई भी सदस्य एक बार ये ज्येष्ठता प्राप्त कर ले, मतलब ये ऊंचे पद पे अगर चला जाए, तो ये हमेशा के लिए ज्येष्ठ रहेगा, बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये है कि भैया ये 2000 के बाद, सन 2000 के बाद अगर एक बार ये एसटी कैटेगरी का कोई भी बंदा एक बार जनरल से पहले अगर ऊंचे पद पे चला गया, और जैसे अब यहाँ क्या था कि 2021 में डीआईजी ये थे और 2021 में ये आईजी बन गया, यानी ये बॉस हो गया था। लेकिन सन 2000 के बाद से कौन सा लॉ लागू हो गया, परिणामी ज्येष्ठता का। यानी देखो सबसे पहले दोनों में पहले कौन उच्च पद पे गया, पहले ये एसटी या एससी का गया, ठीक है। तो अब ये हरदम चाहे जितनी बार प्रमोशन होगा, हरदम बॉस यही रहेगा, ठीक है। यानी 2021 में अगर ये आईजी बने हैं तो 2021 में ये आईजी बनेगा, ठीक है। यानी कुल मिला जुला करके हमेशा के लिए अगर पहले ये हो गया तब, ठीक है, दोनों में से अगर पहले ये बॉस बन गया एक बार, तो परिणामी तौर पे हमेशा हमेशा के लिए बॉस यही रहेगा, ठीक है। तो ये पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के कुछ वर्तमान में मुद्दे थे, ठीक है। अब इसके बाद एक केस पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके, एम नागराज केस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एम नागराज केस। और ये उसी जो 77वां संविधान संशोधन है और 85वां जो संविधान संशोधन है, उसी को लेकर के ये केस बना था। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कल। एंड प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिस भी ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास, मतलब जिसको भी ज़रूरत हो, तो प्लीज़ उसके पास तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, शेयर कर दें, कमेंट करते रहें, और मेरे बच्चों प्लीज़ पढ़ते रहें, ठीक है। स्टडी लाइफ है मेरे भाई, ठीक है, ये कुछ टाइम बाद समझ में आता है।
पर कोई नहीं, एंजॉय करते रहो मेरे बच्चों और पढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।